नमस्कार साथियों, मैं सचिन शर्मा आपके अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ है, कुशल मंगल है। हम बात कर रहे थे थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण पर। तो हमने कल पढ़ा था क्या, थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण ये हमने पढ़ा। आपको पता है थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण की हमने बात की। थॉर्नथवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है इसको हमने कल बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। 1931, 1933, 1948, फिर हमने 1931 की उत्तरी अमेरिका पे किया, 1933 पूरे विश्व पे, और हमने कहा 1933 का जो जलवायु वर्गीकरण है, कब का, 1933 का जलवायु वर्गीकरण। और यह वर्गीकरण जो था ये क्या था, ये था किस पे, हमने कहा क्या, हम कह रहे थे कि 1933 का जलवायु वर्गीकरण है, इसमें इन्होंने क्या कहा, वनस्पति क्या है, जलवायु का सूचक है। ये हम कल पढ़ चुके हैं, क्या है, सूचक है। और इस आधार पर दो प्रकार में बांटा था। नंबर एक तो क्या था, बताएंगे कौन सा था, बहुत अच्छे। तो एक तो था कौन सा आपका, वर्षण प्रभावितता वित्ता, यानी आपने कल का प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, ठीक है। और दूसरा कल हमने बात की थी, वो कौन सा था, तो वो था आपका कौन सा, तापीय दक्षता, यानी थर्मल एफिशिएंसी। तो ये हमने कल पढ़ा कि ये दो रूप है, कौन कौन से। सबसे पहला हमने कहा वर्षण प्रभाविता जो प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस है, और दूसरा है कौन सा, तापीय दक्षता, जो क्या है, थर्मल एफिशिएंसी। कल इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया, कौन से को, वर्षण प्रभाविता को। आज हम बात करेंगे तापीय दक्षता वाले पॉइंट पे, और दूसरी बात करेंगे हम 1948 के अपने के संशोधन पे। इनको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो आप हेडिंग लगाए अब क्या, तापीय दक्षता। क्या हेडिंग लगाएंगे, तापीय दक्षता। और तापीय दक्षता के बारे में पढ़ते हैं कि तापीय दक्षता क्या है, क्या होती है तापीय दक्षता अनुपात क्या है, तापीय दक्षता सूचकांक क्या है। तो हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है क्या, तापीय दक्षता। तापीय दक्षता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपको पता है, थर्मल एफिशिएंसी। तो ये है क्या, तो हमने कहा कल हमने पढ़ा वर्षण प्रभावितता क्या है। वर्षण प्रभाविता में हमने कहा वर्षा की वह मात्रा जो क्या करती हो, वनस्पति की उत्पत्ति से लेकर उसके विकास में क्या हो, सहायक हो। सेम वही बात यहां है कि तापमान की वह मात्रा, क्या, तापमान की वह मात्रा जो वनस्पति की उत्पत्ति से लेकर उसके विकास में क्या हो, सहायक, यानी वो टेम्परेचर, वो तापमान जो क्या है, सिर्फ वनस्पति को प्रभावित करता हो। यानी हमने सबसे पहले 1933 के वर्गीकरण में मुख्य वनस्पति मानी। हमने कहा जलवायु का क्या है, सूचक है, और उसमें हमने कहा कि वर्षण प्रभाविता और तापमान प्रभाविता दो है। तो तापमान दक्षता में हम कहे, तापीय दक्षता का मतलब है कि टेम्परेचर की वह मात्रा जो क्या करे, वनस्पति को प्रभावित करे। वनस्पति को प्रभावित मतलब जब उसकी उत्पत्ति हो रही है तब से लेकर जब तक वो डेवलप हो रही है, यानी जब तक उसका विकास हो रहा है, तब तक जो है वो क्या कहलाता है, टेम्परेचर, तापीय दक्षता कहलाता है। तो इसमें लिखेंगे क्या, लिखे तापमान की वह मात्रा, तापमान की वह मात्रा जो, तापमान की वह मात्रा जो वनस्पति की उत्पत्ति से, वनस्पति की उत्पत्ति से लेकर उसके विकास तक सहायक हो, विकास तक सहायक हो, तापीय दक्षता कहलाती है। तो सिंपल सी बात, यानी
तापमान की वह मात्रा जो क्या करे, वनस्पति की उत्पत्ति, यानी जब वनस्पति क्या है, उग रही है, यानी वनस्पति का उत्पत्ति हो रही है, तब से लेकर विकास तक, यानी डेवलप तक क्या हो, सहायक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, तापीय दक्षता कहते हैं। क्या कहते हैं, तापीय दक्षता। अब हम बात करें तापीय दक्षता के बाद तापीय दक्षता अनुपात, तो हम क्या बात करेंगे, तापीय दक्षता अनुपात। कल हमने जाना था वर्षण प्रभाविता अनुपात हमने जाना था, तो तापीय दक्षता अनुपात की अगर मैं बात करूं तो तापीय दक्षता अनुपात है क्या, वही मासिक एक मंथ के हिसाब से निकालेंगे। तो इसका सूत्र है, याद रखेंगे इसको इस प्रकार याद रख सकते, क्या, टीई बराबर ब्रैकेट T-32/4, ये इसका सूत्र है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट कर लें कि क्या तापीय दक्षता अनुपात का सूत्र क्या है, तो टीई यानी टेम्परेचर एफिशिएंसी, ये क्या है, टी का मतलब है मासिक टेम्परेचर, टी का मतलब क्या है, मासिक तापमान, इसमें से 32 माइनस करके 4 का भाग दे दो, जितना टेम्परेचर है उसमें से कितना माइनस कर दो, 32, और भाग किसका दे दो, 4 का, आपका क्या निकल के आ जाएगा, तापीय दक्षता अनुपात निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, तापीय दक्षता अनुपात। अब हम बात करें इसी को जब तापीय दक्षता सूची में बदलेंगे, यानी सूचकांक में बदलेंगे, इंडेक्स में बदलेंगे, तो क्या 12 महीने का आ जाएगा। तो बदलते हैं, देखो कैसे, इसको इस प्रकार लिखेंगे, क्या, तापीय दक्षता सूचकांक, सूचकांक यानी इंडेक्स। और इंडेक्स में मैंने आपको कल बताया था, बदलेंगे तो क्या होगा, इंडेक्स में होता है ये देखो कि अब क्या लग जाएगा, अब लग जाएगा क्या, इस प्रकार टीई है तो इसमें इस प्रकार आएगा, देखना क्या, सिग्मा, सिग्मा को थोड़ा बड़ा लिख सकते हैं आप, सिग्मा 12, क्योंकि 12 महीने का है, बराबर 1। अब वही सेम सूत्र क्या लिख देंगे, T-32/4। तो ये सूत्र किसका है, ये है तापीय दक्षता सूचकांक का, अनुपात का सिर्फ ये, और तापीय दक्षता सूचकांक का ये, दोनों आपको याद रखना है कि तापीय दक्षता सूचकांक जब लग जाए तो वो 12 महीने का, और ये है ये सिर्फ 1 मंथ का। तो आपको ये याद रखना है तापीय दक्षता सूचकांक। अब आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम बात करें, देखिए कि तापीय दक्षता और तापीय दक्षता सूचकांक जान लिया, तो अब इसके आधार पर, किसके आधार पर, तापीय दक्षता सूचकांक के आधार पर थॉर्नथवेट ने विश्व के जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में बांटा, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखो, थॉर्नथवेट ने विश्व के जलवायु प्रदेशों को तापीय दक्षता के आधार पर 6 भाग में बांटा। कितने भागों में, 6 भागों में। वो कौन से हैं हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये लाइन लिखेंगे, क्या, तापीय दक्षता सूचकांक के आधार पर थॉर्नथवेट ने विश्व के जलवायु प्रदेशों को 6 भाग में बांटा। ठीक है, कितने भाग में बांटा, तो 6 भाग में बांटा। विश्व के जलवायु प्रदेशों को कितने भाग में बांटा, 6 भाग में। अब वही 6 भाग कौन कौन से हैं, इसके हम याद रखेंगे। तो इसको हम एक सारणी के द्वारा समझेंगे। देखो कैसे, इसको हम इस प्रकार समझेंगे, देखना, इसमें आपको वही 6 भागों की क्या है, सारणी बनानी है। और इस सारणी को किस प्रकार समझेंगे, देखो वही हम 6 भाग बनाएंगे। देखना, इस प्रकार आप एक सारणी बनाएं जो आपके काम आएगी बहुत ज्यादा, इसी से सीधे सीधे प्रश्न पुटअप होते हैं। तो ये इस प्रकार ये सारणी बनी, इसमें क्या 4 कॉलम बनाएंगे, ये नंबर 1, ये नंबर 2, और ये नंबर 3, और ये नंबर 4। इसमें हमने कहा क्या, सबसे पहले हमने कहा क्या, क्रम संख्या। दूसरा हमने कहा क्या, संकेत। क्या कहा, संकेत। तीसरा हमने कहा क्या, तापमंडल। क्या रहेगा, तापमंडल। और चौथा आपका रहेगा क्या, टीई सूचकांक। तो ये आपके 4 कॉलम बनेंगे। वहां पीई सूचकांक था क्योंकि वो वर्षण प्रभाविता की थी, यहां टीई सूचकांक का की है थर्मल इफिशियंसी के, यानी तापमान प्रभाविता की है। अब इसमें देखें 6 कॉलम हम किस प्रकार बनाए, देखो वही आज फिर बात करेंगे किसकी, ABCD की। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले हम कॉलम बना ले, ये 1,
ठीक है, ये आपका 2, ये आपका 3, ये 4, ये 5 और लास्ट वाला बन गया कौन सा 6। तो ये 6 कॉलम बनकर तैयार हो गए। अब देखो इसमें क्या, इसमें हम क्रम संख्या लगा लें। सबसे पहले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। तो समझ गए 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या है, ABCD तो सीखनी है। चलो दोबारा सीखते हैं क्या, ABCD ई, पिछली बार ई तक सीखी थी, अब एक शब्द और बढ़ा दे क्या, एफ। तो सर आपका जवाब होगा कि सर इसमें तो क्या कंफ्यूजन होगा कि वहां भी आपने ABCD दर्शाया, यहां भी ABCD, तो हम कैसे समझे। तो थॉर्नवेट ने कहा बिल्कुल आप कंफ्यूज हो गए, तो इसके लिए मैं कुछ क्या है, कुछ आपके लिए कुछ स्पेशल कर देता हूं। तो थॉर्नवेट ने इनके ऊपर क्या लगा दिया, डैश। तो इसको क्या बोला, A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश, F डैश। समझ गए, ये अलग पहचान बन गई। अब ए डैश और ए में जैसे ये देखो इस प्रकार हो कि ए डैश, तो अब आपको पता लग गया ना, ए का मतलब क्या है, वर्षण प्रभाविता वाला ए है, और ए डैश का मतलब क्या है, तापमान प्रभाविता यानी तापीय दक्षता वाला है। तो आप समझ गए, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश। अब इनका नाम क्या है, इसको अच्छे से देखेंगे। ए डैश का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय, क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय, या हम इसको कह सकते हैं क्या, इसी को कहेंगे क्या, उच्च तापीय, उच्च तापीय। ठीक है, बी को कहेंगे क्या, मध्य तापीय, क्या कहेंगे, मध्य तापीय। सी को कहेंगे क्या, सूक्ष्म तापीय, सूक्ष्म तापीय। ठीक है, डी को कहेंगे क्या, टेंगा, क्या कहेंगे, टेंगा। ई को कहेंगे क्या, टुंड्रा, क्या कहेंगे, टुंड्रा। और एफ को कहेंगे क्या, हिमाच्छादित, क्या, हिमाच्छादित। तो ये इन्होंने नाम दिए तापमंडल। ए डैश को कहा उष्ण कटिबंधीय या उच्च तापीय, बी डैश को कहा मध्य तापीय, सी डैश को कहा सूक्ष्म तापीय, डी डैश को कहा टेंगा, ई डैश को कहा टुंड्रा और एफ डैश को कहा क्या, हिमाच्छादित। और इसके सूचकांक बता दिए, कहा कि जहां हिमाच्छादित होगा यानी बर्फ से ढका हुआ होगा, उसका टेम्परेचर जो सूचकांक है वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 होगा। और उसके बाद कहा यहां पर क्या होगा, 1 से 15 होगा। कितना, 1 से 15 होगा। टेंगा में कितना होगा, 16 से 31 होगा। सूक्ष्म तापीय में होगा कितना, 32 से 63 होगा। यहाँ 64 से 127 होगा और यहाँ 127 प्लस होगा, यानी 127 से अधिक। ये सारणी आपको अच्छे तरीके से याद करनी है। यानी मैं लिख देता हूं यहाँ क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये ए डैश वाला मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। ये 6 प्रकार है, कौन कौन से आप देख सकते हैं, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश। इनको क्या कहा, उष्ण कटिबंधीय या इसी को कहेंगे उच्च तापीय। बी डैश को कहा क्या, मध्य तापीय। सी डैश को कहा क्या, सूक्ष्म तापीय। डी डैश को कहा क्या, टेंगा। ई डैश को कहा क्या, टुंड्रा। और एफ डैश को क्या क्या, हिमाच्छादित। क्या कहा, हिमाच्छादित। अब हम बात करें कि यहां पर क्या, 0 क्या तापमान सूचकांक, 1 से 15 टुंड्रा का, 16 से 31 टेंगा का, 32 से 63 सूक्ष्म तापीय का, मध्य का 64 से 127 और उच्च तापीय उष्ण कटिबंधीय का 127। अब आप अच्छे से समझ गए। इस प्रकार अब क्या हुआ, अब ये सारणी बन गई, आपने समझ लिया। अब इसी के आधार पर हम बात करें तो अब तीनों को मिला देंगे। तीनों को मिला दें मतलब वर्षण प्रभाविता, मौसमी वितरण और तापीय दक्षता। जब हम तीनों को मिलाएंगे तो इन्होंने कहा कि वर्षण प्रभाविता और बच गई क्या, तापीय, ये सॉरी मौसम वाला, वितरण वाला। तो कल हमने पढ़ा तो 20 प्रकार थे। अब इन्होंने कहा इन 20 को किससे गुना कर दो, 6 से, यानी प्रत्येक के साथ ये तापीय दक्षता प्रभावित करेगी। तो टोटल कितने होंगे, 120। देखो कैसे होंगे, समझते हैं। आपने ये नोट किया, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर ले, ये आपके आने वाला है, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपसे दोनों सारणी जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करें क्या, अब हम देखेंगे क्या कि 120 प्रकार कैसे बनते हैं। तो देखो क्या होगा इसमें, देखना कि वर्षण प्रभाविता और मौसमी वर्षा के वितरण के आधार पर लिखें क्या,
ब्रैकेट में भी लिख दे जाना। वर्षण प्रभावितता कितने प्रकार थे? 5 थे ना, तो मैं यहां लिख देता हूं 5। वह मौसमी वर्षा वितरण कितने थे? 4। तथा तापीय दक्षता ये कितने थे? 6। तापीय दक्षता के आधार पर विश्व को 120 ब्रैकेट में यहां लिख देता हूं, देख लो कैसे हो बनेंगे 120। 5 वर्षण प्रभाविता वाले, 4 किसके? मौसमी वर्षा के, और 6 किसके? तापीय के। और बराबर जब आप इनको करोगे तो कितने होंगे? 120। देख लो 5 चौके 20, 20 छिके 120। तो 120 जलवायु प्रदेश में, 120 जलवायु प्रदेश में विभक्त किया। अब इन्होंने कहा 120 जलवायु प्रदेश है, लेकिन कल हमने बताया था कि इन्होंने तो हर एक चीज बता दी, तो उससे क्या है, वो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे? कल मैंने आपको बताया था ई बता दिया इन्होंने, उसके बाद इन्होंने कहा क्या? ए, ठीक है, और डी, ठीक है। अब इन्होंने कहा ई ए डी, कल बना था ना कि सबके साथ, तो ई और आर इस प्रकार था ये। ई आर का मतलब तो वर्ष भर वर्षा, और ई का मतलब क्या है? शुष्क। तो जब शुष्क होगा वहां वर्ष भर वर्षा कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। तो ये क्या था? इस प्रकार आप देख सकते हैं ई ए डैश आर, ये जब बनेगा तो कैसे होगा? इसका मतलब तो क्या हो गया? क्या? ई का मतलब शुष्क, ए डैश का मतलब क्या है? अभी हमने पढ़ा उष्ण कटिबंधीय। आर का मतलब क्या हो गया? वर्ष भर वर्षा। तो जहां वर्ष भर वर्षा होगी वहां शुष्क हो ही नहीं सकता, क्योंकि वर्ष भर वर्षा होगी तो शुष्कता कैसे होगी? तो इस प्रकार इन्होंने 120 प्रकार बता तो दिए, लेकिन वास्तव में जो सामने आए व्यवहारिक रूप से वो कितने निकल के आए? वो 32 प्रकार सामने आए। तो लिखेंगे, स्टार लगाए हुए लिखे, 120 में से व्यवहारिक रूप से 32 प्रकार ही मिलते हैं। तो यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने प्रकार मिलते हैं? 32 प्रकार मिलते हैं। अब ये जो 32 प्रकार है, ये 32 के 32 तो हम नहीं करेंगे, लेकिन 5-4 है वो मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार है। इस प्रकार आपके सामने नाम आएगा और आपको नाम का पता होना चाहिए। ये नाम का पता कब होगा? जब दोनों इंडेक्स आपको आती हुई होगी। कैसे? तो देखो, हम बात करेंगे, लिख लिया आपने, तो देखेंगे कि सबसे पहले जैसे मैं बात करूंगा, आपको बस ये नाम पता होना चाहिए। कोई भी चीज दे दे, बस आपने अगर दोनों इंडेक्स अच्छे से तैयार की है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। देखो कैसे, जैसे कह दिया क्या, जैसे मैं आपको दे रहा हूं क्या, ए डैश आर, इसका आप मेरे को बना के दिखाओ। 1 नंबर मैंने कहा ए डैश आर, आप इसका बना के दिखाओ। दोनों सारणी है, ए का मतलब, ए डैश का मतलब और आर का मतलब, ठीक है। तो ए का मतलब क्या होगा, ए डैश का मतलब क्या होगा, आर का मतलब क्या होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ए डैश ए आर, ऐसे भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ए डैश ए आर। अब बताओ, चलो ये यही बनाओ, ये लो ए डैश ए आर, 1 नंबर क्या होगा, सोचो दोनों सारणी में से। आप देख के बना लो, चलो आपने जो दोनों सारणी लिखे उसमें से देख के मैं बनाता हूं, क्या देखना। ए डैश हमने अभी किया, ए डैश का मतलब हमने कहा कि क्या किया था, यहां लिख देता हूं। ए डैश को हमने अभी कहा क्या, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय किया कि नहीं किया, बताओ। उष्ण कटिबंधीय, या इसी को क्या कहा, उच्च तापीय, उच्च तापीय, दोनों में से आपको कोई भी नाम मिल सकता है। और फिर कल हमने पढ़ा ए का मतलब हमने क्या पढ़ा था, क्या, तर, या इसी को हमने क्या कहा था, अति आर्द्र, अति आर्द्र। तो ये 2 नाम थे। आर का मतलब कल हमने पढ़ा क्या, वर्ष भर वर्षा, वर्ष भर वर्षा। तो ये आपको इतनी चीज तो याद की है, तीनों याद कर ली। ये क्या है,
आपको पता होना चाहिए। ए डैश तापीय दक्षता के आधार पे, ए वर्षण प्रभाविता और ये मौसमी वितरण के आधार पे, मौसमी वर्षा वितरण के आधार पे। तो तीनों आगे। अब बढ़ाओ तो अब ये क्या बनेगा, ये पूरा एक साथ बना दो। कैसे, देखो क्या बनाओगे, उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय, ए का क्या बन गया, तर, आर का क्या बन गया, वर्ष भर जलवायु, वर्ष भर वर्षा, वर्ष भर वर्षा वाली जलवायु। बस ये बन गया पूरा। चाहे आप इतना लिख दो, उष्ण कटिबंधीय तर वर्ष भर वर्षा, ये भी आप समझ जाओगे। तो ये आपका बन गया। इस प्रकार आपको दे देंगे क्या, आपको ये देंगे ए डैश ए आर का मतलब बताओ, या कुछ भी दे सकते हैं। यहां जैसे मैं दूसरा बना दूं, क्या क्या ए डैश बी आर, इस प्रकार बना सकता हूं ना। देखो कैसे, अब ए डैश बी आर, तो ए डैश का उष्ण कटिबंधीय है, बी का क्या हुआ आर्द्र, आर का क्या हुआ वर्ष भर वर्षा। ठीक है, उसके बाद बनाता हूं क्या, बी डैश ए आर। तो बी डैश का मतलब क्या था, अभी हमने देखा बी डैश का मतलब था क्या, मध्य तापीय। बी डैश का मतलब क्या था, मध्य तापीय। तो देख लो क्या, मध्य तापीय। ए का मतलब वही तर, और आर का मतलब क्या है, वर्ष भर वर्षा, वर्ष भर वर्षा। तो ये क्या है, ये बन गया क्या, मध्य तापीय तर वर्ष भर वर्षा वाली जलवायु। इसी प्रकार आपको कोई भी नाम दे दे, आपको जब सारणी आती हुई होगी तो आप बना सकते हो। बना सकते हो कि नहीं बना सकते, बताओ सिंपल सी भाषा में बताओ, बना सकते हो कि नहीं बना सकते। जैसे देखो एक और बना के दिखाऊं आपको, क्या ई ए डैश डी। अब इसका क्या बनेगा, ई का मतलब हमें पता है क्या है, शुष्क है। क्या है, शुष्क, शुष्क। ए डैश का मतलब क्या है, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। और डी का मतलब क्या है, सभी मौसमों में वर्षा का अभाव है कि नहीं है। तो वर्ष भर शुष्कता, या लिख सकते हो क्या, शुष्क उष्ण कटिबंधीय वर्षा का अभाव। और ये अभाव कब है, वर्ष भर, सभी मौसमों में, सभी मौसम में। तो ये क्या, ये हमारे कहां पाई जाती है, ये पश्चिमी राजस्थान में भी पाई जाती है। ई ए डैश डी, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु और कैसी है, शुष्क है, और वहां पर वर्षा होती नहीं है। तो ये ऐसे ही मन नहीं है कि हाँ पश्चिमी राजस्थान में ऐसे ही लिख दिया ई ए डैश डी। इसका मतलब है, ई का मतलब आपने देखा क्या, शुष्क, ए डैश का मतलब आपने देखा क्या, उष्ण कटिबंधीय, डी का मतलब आपने देखा क्या, वर्ष भर वर्षा का अभाव। यही तो है। तो इसी प्रकार आपको 32 प्रकार मिलेंगे। आपको जो कोई भी प्रकार दे दे, 32 क्या 120 में से भी कोई पूछ ले, आपको सभी आते हैं। बस आपको ये आने चाहिए, ए डैश का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है। ये कैसे आएंगे, 5 तो वर्षण प्रभाविता के हैं, 6 तापमान के हैं, और 4 मौसमी वर्षा वितरण के आधार पे। आपको कितने, 5 और 6 कितने, 11 और 4 15, 15 शब्दों के अर्थ जानने। 15 शब्दों के अर्थ अगर आपने जान लिए तो ये आपकी कभी गलत नहीं होगी। और ये फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2022 फर्स्ट ग्रेड में यही पूछा गया था, एक और पूछे जाने वाला सवाल। मैंने आपको कहा एक तो सारणी वाला पूछा गया था, दूसरा ये पूछा था, इस प्रकार दिया था, ए डैश ए आर का मतलब बताओ, और उसमें 4 ऑप्शन थे। आपको तो अगर आपको नहीं आता तो आप सोचोगे पता नहीं क्या पूछ लिया, लेकिन एकदम सिंपल है ना। तो ये आपका क्या हो गया, 1933 का जलवायु वर्गीकरण कंप्लीट हो गया। एक बात और, कहीं आपको 1933 ना मिले, 1931 मिले तो भी घबराने की बात नहीं है। बुकों में इधर उधर दे रखा है, कहीं 1933 का जिक्र नहीं है, 1931 का वर्गीकरण बता रखा है, तो उसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाँ। तो अब हमने ये जाना, अब रहता है कौन सा, 1948 का वर्गीकरण। हेडिंग लगाएं क्या, 1948 का वर्गीकरण लिखेंगे, 1948 का वर्गीकरण। और 1948 में इन्होंने क्या किया, संशोधन कर दिया। लिखें 1948 का वर्गीकरण। और 1948 का वर्गीकरण क्या है, 1933 के अपने वर्गीकरण में क्या किया इन्होंने, संशोधन किया, और संशोधन करके कुछ चीजें बताई। क्या लिखें, क्या थॉर्नथवेट ने अपने
वर्गीकरण में संशोधन कर नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इस बार वनस्पति को आधार नहीं माना। मतलब 1948 में इन्होंने वनस्पति को आधार नहीं माना। तो फिर सवाल उठता है कि सर आधार किसको माना, उसकी बात करेंगे। क्या नहीं माना, तो आधार माना किसको? आधार किसको माना? अब की बार इन्होंने आधार माना किसको? संभाव्य वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, ये आधार माना। क्या? संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन। किसको? संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन। आपसे कोई पूछ ले 1948 का आधार क्या है? इंपॉर्टेंट। आपको पता 1933 का तो क्या था? 1933 का तो क्या? वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता। लेकिन 1948 में वनस्पति को नहीं माना, तो किसको माना भाई? संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन। दिमाग में आ रहा होगा सर संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन ये होता है कि जैसे कोई भी पेड़ पौधे हैं, मृदा है, उसके द्वारा जो जल की मात्रा है उसको सीधा वायुमंडल को प्रदान करना ही क्या कहलाता है? संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन। इन्होंने कहा कि जितनी ऊर्जा आ रही है और कितनी ऊर्जा वापस जा रही है उसका जो मेल जोल है वही क्या है? संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन। यानी जैसे क्या हुआ, कोई भी मानव वर्षा हुई, तापमान प्राप्त हुआ, वो क्या है? कुछ चीजें पत्तियों के द्वारा सोख ली गई और वो वहीं से वापस वाष्पीकरण हुई, उसे हम क्या कह देते हैं? वाष्पोत्सर्जन कह देते हैं। तो वही है कि महत्वपूर्ण चीज ये है क्या कि मिट्टी के द्वारा या पेड़ पौधों के द्वारा क्या है, जो जल की बूंदे हैं या जो मात्रा है जल की, उसको वापस क्या है? वायुमंडल में प्रदान कर देना, वही क्या कहलाता है? संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन। तो ये क्या था? आधार था किसका? संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन 1948 के वर्गीकरण का। तो अब देखो इसका सूत्र है क्या? सूत्र किसका? संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन का क्या है? तो देखेंगे पीई बराबर क्या है? 1.6 10 टी आई ए। ये इसका सूत्र है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, टी का मतलब है मासिक तापमान। तो ये इसका सूत्र है किसका? संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन का। क्या? 1.6 10 टी बटे आई और ब्रैकेट बंद और ए। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी है। टी का मतलब क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, ए जो है वो इस आई का कारक है। समझ गए? तो ये क्या है? इसका सूत्र है। ज्यादा आपको इसके अंदर घुसना नहीं है, ये वैज्ञानिक रूप से थॉर्नवेट ने बताया है कि आंकड़े मिले तो इस सूत्र के अंदर रख दो, आपका परिणाम आ जाएगा। आपसे कोई आंकड़े देके सूत्र के अंदर नहीं रखवाएगा, आपको तो सूत्र के रट्टे मारने हैं कि क्या क्या सूत्र दिए। अब तक हमने जो सूत्र पढ़े हैं उनको याद रखना है। वर्षण प्रभाविता का रखना है, वर्षण सूचकांक का रखना है। ठीक है, उसके बाद तापीय दक्षता, तापीय सूचकांक और संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन का आपको याद रखना है। तो ये हो गया। अब इस आधार पर इन्होंने क्या बताए? 4 सूचकांक बताए। क्या बताए? 4 सूचकांक बताए। उनके बारे में हम जानते हैं, तो लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे कि वो 4 सूचकांक कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो वो 4 सूचकांक है, देखना कौन कौन से। क्या लिखेंगे? क्या? संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन सूचकांक के आधार पर थॉर्नवेट ने 4 सूचकांक प्रस्तुत किए।
प्रस्तुत किए। ठीक है, अब इसमें नंबर 1 है, वो कौन सा है आपका? नंबर 1 लिखे क्या, वो है क्या? आर्द्रता सूचकांक। क्या है? आर्द्रता सूचकांक। और आर्द्रता सूचकांक को दर्शाया किसे? IM से। किससे? IM से। आर्द्रता सूचकांक बताता क्या है? आर्द्रता सूचकांक बताता है कहां आर्द्रता अधिक है, कहां आर्द्रता का अभाव है। यानी आर्द्रता का हमें पता लगाना है, तो ये बताएगा कौन? आर्द्रता सूचकांक। तो लिखेंगे इससे आर्द्रता अधिक्य, यानी कहां आर्द्रता अधिक है, वह आर्द्रता अभाव का पता लगता है, तो समझ गए। इससे आर्द्रता का अधिक्य कहां है, आर्द्रता का अभाव कहां है, समझ गए। तो इसका एक सूत्र है, इसका सूत्र आपको याद रखना है। क्या सूत्र? और इसका सूत्र है क्या? IM बराबर क्या? 100S। क्या? 100S माइनस 60D बटे में PE। ये सूत्र याद रखेंगे। S का मतलब क्या है? यहां लिख देता हूं। इस S का मतलब तो क्या है? S का मतलब है क्या? आर्द्रता अधिक्य, मतलब कहां आर्द्रता अधिक है। और D का मतलब क्या है? D का मतलब है आर्द्रता अभाव। क्या है? आर्द्रता अभाव। तो ये आपका सूत्र है कौन सा? IM बराबर 100S माइनस 60D बटे PE, कि 100 के बाद आर्द्रता अधिक्य वाला और उसमें से 60 के बाद आर्द्रता अभाव और उसको भाग दे दो किससे? PE से। तो ये क्या है आपका? निकल के आ जाएगा क्या? आर्द्रता सूचकांक। तो 1 नंबर तो ये बताया। दूसरा जो है वो क्या है? दूसरा लिखेंगे, दूसरा है शुष्कता व आर्द्रता सूचकांक। सेकंड जो है वो कौन सा है? वो है कौन सा? शुष्कता व आर्द्रता सूचकांक। सेकंड लिखेंगे। 2 नंबर क्या है? शुष्कता व आर्द्रता सूचकांक, ये इन्होंने दूसरा बताया। तीसरा जो है वो क्या है? वो है तापीय दक्षता सूचकांक। क्या है? तापीय दक्षता सूचकांक। और थर्ड जो लास्ट जो है वो है क्या? तापीय दक्षता सांद्रण या संभाव्य वाष्पोत्सर्जन सांद्रण सूचकांक। ये 4 सूचकांक बताए किसके आधार पर? संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन के आधार पर। तो 1948 का जलवायु वर्गीकरण क्या है? आधार पता लग गया, वनस्पति नहीं था तो क्या था? संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन था। उसके बाद इन्होंने क्या इसका सूत्र बताया? उसके बाद क्या बताया कि इस आधार पर इन्होंने 4 सूचकांक बता दिए। वो 4 सूचकांक कौन कौन से? आर्द्रता सूचकांक, उसके बाद शुष्कता व आर्द्रता सूचकांक, तीसरा तापीय दक्षता सूचकांक, चौथा तापीय दक्षता सांद्रण सूचकांक या संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन सांद्रण सूचकांक। तो इसी के साथ आपका थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। कोपेन से अच्छी तरीके से हमने पढ़ा। आपको हो सकता है सूत्र समझ ना आए हो, ये सूत्र वैज्ञानिक तरीके से दिए गए हैं, आपको इनको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे दिए हैं वैसे आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर आप ज्यादा उलझोगे तो आप बहुत ज्यादा उलझते जाओगे। क्यों? क्योंकि थॉर्नवेट का वर्गीकरण है तभी सक्सेस है कब? जब आंकड़े प्रॉपर रूप से सारे मिल जाए। तो इन सूत्र में लिखो और क्या है? प्रॉपर रूप से चीजें आ जाएंगी। लेकिन इन्होंने सारी चीजों को वैज्ञानिक रूप से देखा, जो भूगोल में संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रभावित करती हैं। इन्होंने तो हर एक चीज को 120 में बांट दिया, लेकिन वो धरातल पे मिले नहीं। मिले कितने? 32 ही प्रकार मिले। तो उसी प्रकार आपको ये सूत्र को याद कर लेना है, जो चीजें बताई हैं उनको देख लेना है। आपको इंपॉर्टेंट चीजें याद करनी है। क्या? वो 15 शब्द ABCDE RSWD
ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश। ये याद कर लेना है। आपको याद रखना है कि कहाँ कौन सी वनस्पति पाई जाती है, जैसे कौन सी, मरुद्भिद। उसके बाद हमने कल पढ़ा था स्टेपी, फिर हमने पढ़ा घास, वन, वर्षावन। आज हमने पढ़ा क्या, वो 0, 1 से 15, 16 से 31, ठीक है, 32 से 63, 64 से 127, 127 से अधिक। कल भी हमने पढ़ा 16 से कम, फिर पढ़ा 16 से 31, 32 से 63, ठीक है, 64 से 127, 127 से अधिक। तो ये चीजें आपको अगर अच्छे से याद है, सारणी दोनों याद है, तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अब इतना करने के बाद आप चाहे कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना, कहीं से भी अगर आपको ऐसे लगे कोई भी प्रश्न बाहर है, फिर बताना। आपके सारे प्रश्न अगर क्लियर ना हो जाए तो मुझे कह देना, ठीक है। अब हम बात करें, एक छोटी सी चीज और है, क्या, कोपेनवे लिखें, क्या, कोपेनवे थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण में समानता, कि इन दोनों में समानता क्या है। तो पहली समानता तो ये है कि दोनों का ही वर्गीकरण आनुभाविक व मात्रात्मक था। तो नंबर 1 समानता क्या है, क्या, दोनों का वर्गीकरण आनुभाविक व मात्रात्मक था, ठीक है। एक तो ये समानता, और दूसरी जो समानता है वो क्या, दोनों ने वनस्पति को आधार माना। तो लिखे, दोनों ने वनस्पति को आधार माना, ठीक है। तो ये दो क्या है, इनमें समानता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप ये इतना याद कर लेना, मैं गारंटी देता हूं बड़े से बड़ा एग्जाम आप देके आना, आपका प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। नेट का पेपर देके आना, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कहीं भी आपको थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण से संबंधित समस्या आने वाली नहीं है। तो आज हमने थॉर्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण भी कंप्लीट कर लिया। आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाते जाए, इनको पढ़ते जाए, परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं उनको एक बार आप देख ले, ताकि आपको यकीन हो जाए कि वाकई में प्रश्न यहाँ से आते हैं कि नहीं आते। एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दी है। फिर भी कोई चीज ना समझ आई हो तो आप क्या है, कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का जवाब आपको जरूर दूंगा, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, निरंतर पढ़ाई करते रहोगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद, शुभ रात्रि।